आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की प्रेपरेशन। सो नॉर्सेट 5 सितंबर में होने जा रहा है, आप सबको जैसे कि पता है, और 3000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। सो अपनी प्रिपरेशन को ज़ोर शोर से करिए बिकॉज आपके पास टाइम अब लिमिटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेसिक क्लियर करिए और इस टाइम ऐसे एमसीक्यूज़ करिए जो कि सिनेरियो बेस्ड हो, प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड हो। प्री का पेपर जो है थोड़ा इजी रहेगा, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा, बट इन बिटवीन द इजी एंड डिफ़िकल्ट। सो अपने पेपर की पूरी तैयारी करिए एंड ट्राई टू डू मोर थोरेटिकल थिंग्स जो कि आपके बेसिक क्लियर करें, आपको पता हो कि मैं कैसे क्वेश्चंस करने हैं। एंड ऐसे ही क्वेश्चंस आप करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे जैसे कि आपको नॉर्सेट प्री के पेपर में आने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं पहले भी ऑल क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। 155 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें मैं आंसर विद रैशनल आपको समझाती हूँ ताकि आपका टॉपिक भी एमसीक्यू का वो क्लियर हो जाए। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर ज़रूर करिएगा इन वीडियोस को। और अगर कोई बच्चा ऐसे ही एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यूज़ आपको नॉर्सेट 5 में देखने को मिलेंगे, और उसे चाहिए कि मुझे नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन भी करनी है बिकॉज उसके पास टाइम लिमिटेड था, अभी से नॉर्सेट 5 का प्रिपरेशन कर रहा है, सो वो मेरे से बाय कर सकता है ऐसे ही एमसीक्यूज़ के पीडीएफ नॉर्सेट 5 के लिए, जिसमें आपको आंसर प्लस रैशनल मिल रहे हैं, गोल्डन की पॉइंटर्स मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे जो कि मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, उसमें हर एक तरह का बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका, मैंने सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एंड ही आपको प्रीवियस ईयर ऑल एम्स पेपर मिलेंगे जो कि एम्स के प्री एग्जाम के लिए, प्री एम्स के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर एम्स के पेपर, जिसमें आपको साथ ही के साथ उसकी आंसर की भी दूंगी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी मैं करने के लिए। सो ये सब आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। ये सब आपको एमसीक्यूज़ बहुत सारे हैं, 1000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं, आंसर विद रैशनल, गोल्डन की पॉइंटर्स, ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स, ऑल प्रीवियस ईयर एम्स पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उनकी की पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे एंड उनके आंसर कीज भी आपको साथ में मिलेंगी, एंड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने के लिए मैं ज़रूर दूंगी। सो 299 में बाय करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम के लिंक पे आके आप डायरेक्टली मेरे से बाय कर सकते हैं, और मैं अपनी टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी। सो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट एनी डिले। 156 क्वेश्चन है व्हाट recommendation should a nurse give to client who have fluid retention during pregnancy? अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी वुमेन को फ्लूइड रिटेंशन हो रही है तो कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन है जो कि नर्स क्लाइंट को देगी? डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, मेंटेन अ लो सोडियम डाइट, एलिवेट द लोअर एक्सट्रीमिटीज, आस्क द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर अ डाईयूरेटिक्स। सो देखो 156 क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो प्रेगनेंसी में हम जितना ज़्यादा अवॉइड कर सके मेडिकेशंस करते हैं, उसको अननेसेसरी मेडिकेशंस नहीं देते। डिक्रीज फ्लूइड इनटेक नहीं करते, जस्ट बिकॉज क्यों नहीं करते, क्योंकि एट द सेम टाइम फीटस भी अंदर ग्रो कर रहा है, उसको भी प्रॉपर फ्लूइड चाहिए, फ्लूइड रिटेंशन हम नहीं करते। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्लूइड रिटेंशन होना बहुत ज़्यादा थर्ड ट्राइमेस्टर, बिकॉज इस क्वेश्चन में अब ट्राइमेस्टर नहीं दे रखा, जस्ट लिखा है फ्लूइड रिटेंशन, तो हम लो सोडियम डाइट भी नहीं देंगे। अगर आपने पढ़ा है तो थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फ्लूइड रिटेंशंस देखने को मिलती है। सो इस पेशेंट को हम क्या करेंगे कि अपनी एलिवेट करें लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ताकि फ्लूइड रिटेंशन जो है वो ना हो उसको। सो ऐसे ही आपको एलिमिनेट मेथड से अपने क्वेश्चन को टिक करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बिकॉज क्वेश्चन एक सिंपल लाइन में लिखा था, इसमें ना लिखा था कौन सा ट्राइमेस्टर है, ना लिखा था इसमें उसको हाइपरटेंशन है, ना इसमें लिखा है कि उसको एडीमा है, एक जस्ट फ्लूइड रिटेंशन वर्ड लिखा है। तो उसके हिसाब से हमने एक सिंपल इंटरवेंशन करनी है, जो कि सिंपल इंटरवेंशन है एलिवेट द लोअर एक्सट्रीमिटीज। सो क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह लेके उसमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन नहीं करनी, मैं हर एक बच्चे को यही बोलती हूँ। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर नर्स टू कंसिडर व्हेन सेलेक्टिंग नर्सिंग मेजर्स टू हेल्प पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ड्यूरिंग एन इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। सो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है एक नर्स के लिए, जो कि वो कंसिडर करती है जब एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बिल्ड करती है, मेजर करती है पोस्टपार्टम पीरियड में? फिजिकल स्टेटस ऑफ द इन्फेंट, ड्यूरेशन एंड डिफिकल्टी ऑफ द लेबर, एनेस्थीसिया ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस, हेल्थ एंड इमोशनल स्टेटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन कराया, फिजिकल स्टेटस ऑफ द इन्फेंट, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप पूछा है आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड। बिकॉज अगर पोस्टपार्टम पीरियड में बेबी हेल्दी है, जो इन्फेंट हुआ है वो हेल्दी है, उसकी कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो प्री टर्म नहीं है कि उसको, वो हेल्दी है, तो इट मीन्स उनकी जो अटैचमेंट है आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड, जो पेरेंट्स एंड चाइल्ड की रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी मेंटेन होती है। अगर इसी साइड कोई इन्फेंट इल पैदा होता है, अनहेल्दी पैदा होता है, या फिर कोई प्रॉब्लम से, एबनॉर्मेलिटी से पैदा होता है, तो उनका जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है वो इतना ज़्यादा ठीक नहीं रहता। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पेरेंट्स एंड चाइल्ड का पोस्टपार्टम पीरियड में जो रिलेशनशिप है बिल्ड होने में। सो दिस इज द फिजिकल स्टेटस ऑफ द इन्फेंट वेरी करता है। अगर यहाँ पे फिजिकल स्टेटस ऑफ मदर भी लिखा होता है इंस्टेड ऑफ इन्फेंट, तो यहाँ पे वो भी आता। कभी कभी क्या होता है, पोस्टपार्टम पीरियड में मदर को पीपीएच हो गया, वो इन्फेंट से दूर चले जाती है, सो दैट्स वाई उनका जो रिलेशन है वो बिल्ड नहीं होता। सो यहाँ पे ऑप्शन अभी वो था, तो इसलिए हमने इसको टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन केयरिंग फॉर अ फैमिली ऑन अ पोस्टपार्टम यूनिट, अ नर्स मस्ट कंसिडर दैट पेरेंटिंग इंक्लूड ऑल द टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एटीट्यूड्स दैट मेक अप चाइल्ड केयर एंड दैट अर्ली पेरेंट्स कैन एग्जिबिट these qualities. Which factor is most important influence on parent ability? So हम अगर किसी चाइल्ड की, अगर किसी फैमिली की केयर कर रहे हैं ड्यूरिंग पोस्टपार्टम यूनियन, तो एक नर्स कंसिडर करेगी सारे टास्क करने, इंक्लूड्स करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटीट्यूड्स जो कि चाइल्ड एंड आइदर पेरेंट्स की क्वालिटीज़ को एग्जिबिट करे। सो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस फैक्टर कौन सा रहेगा, जो कि पेरेंट एबिलिटी का रहेगा। Inborn instinct, marriage with flexible role, childhood role and concept, एजुकेशन अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इसमें पूछा है कि हमें विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन पेरेंटिंग एबिलिटी। अब यहाँ पे पेरेंटिंग एबिलिटी का फैक्टर पूछा है, तो उनके चाइल्डहुड रोल्स एंड कंसेप्ट से ही पता चलता है। देखो, जब आप किसी पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनकी मतलब वो अपने बच्चों को कैसे ग्रो करेंगे, क्या उनकी एबिलिटीज़ हैं, तो हर एक का एक कल्चर होता है, हर एक का एक सिस्टम होता है। जैसे उनको बचपन में या फिर उन्होंने अपने रिलेटिव्स में देखा है, या फिर उनका बचपन में कैसा हुआ है, उस हिसाब से पेरेंटिंग एबिलिटी बिल्ड होती है दोनों पेरेंट्स में। ठीक है, कोई भी न्यू पेरेंट बनता है तो वो उस हिसाब से अपने बच्चे की केयर करता है, उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, हर एक टास्क को उस हिसाब से करता है जैसे कि उसने अपने रिलेटिव्स में देखा है या फिर उसकी जैसे हुई है। तो उसकी चाइल्डहुड रोल्स और उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम पेरेंट एबिलिटी जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंस होती है। ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है किसी पेरेंट्स की एबिलिटी का अबाउट केयरिंग ऑफ देयर चाइल्ड। Next, a newborn has a asymmetric mororeflux. What does a nurse identify as a cause of this problem? So आपको पता है mororeflux क्या होता है। तो अगर किसी न्यूबॉर्न में asymmetrical mororeflux है तो नर्स क्या आइडेंटिफाई करेगी इस प्रॉब्लम का? डाउन सिंड्रोम, क्रेनियल नर्व डैमेज, सेरेब्रल बर्थ इंजरी, ब्रेकियल प्लेक्सिस, क्लैविकुलर एंड ह्यूमरल बर्थ इंजरी। सो याद रखना, जब भी किसी का ब्रेकियल प्लेक्सिस, क्लैविकुलर और ह्यूमरल बर्थ इंजरीज होती है, सो उस पेशेंट में ये देखने को मिलता है, दैट इज एसिमेट्रिक मोरोरिफ्लक्स। सो इसको लिख लेना अगर आपको नया मिला है, देखने को सुनने को मिला है। नेक्स्ट, ए नर्स सस्पेक्ट दैट अ न्यूबॉर्न इज एक्सपीरियंसिंग ओपोइड विड्रॉल, विच असेसमेंट सपोर्ट्स दिस सस्पिशियसनेस। सो देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको नॉसेट 5 में आने वाले हैं, ना ज़्यादा डिफिकल्ट ना ज़्यादा ईजी। हाँ, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जैसे कि हम कह रहे हैं, और आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पूरी होनी चाहिए पेपर अटैम्प्ट करते टाइम। अगर आपको ऐसे ही एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है और नॉसेट 5 क्लियर करना है, तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ऐसे ही एमसीक्यूज़ के पीडीएफ, जिसमें आपको आंसर विद रैशनल मिलेंगे। साथ ही मैं आपको ऑल प्रीवियस ईयर एम्स के पेपर्स में प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आपको आंसर की भी साथ में मिलेगी, ताकि आपका जो पेपर है अच्छे से हो। हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, एंड साथ ही में आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, जिसमें काफ़ी सारे गोल्डन की पॉइंटर्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है नॉसेट 5 के एग्जाम के लिए। ओनली इन 299 रुपीज़, 299 का ये पैक है पूरा का पूरा, जो कि आप मेरे से बाय कर सकते हैं। ये ऑफर में है 299, और ये कुछ समय के लिए ही है। सो नॉसेट 5 भी नियर बाय है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन 100% श्योरिटी के साथ करनी है, सो ये सारे के सारे मटेरियल आपको नॉसेट 5 की सीट दिला सकता है। सो 299 रुपीज़ में आप बाय कर सकते हैं। कमेंट करके मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। सो वहाँ जाके आप ये सब चीज़ें बाय कर सकते हैं।
सो क्वेश्चन था, अगर नर्स सस्पेक्ट कर रही है एक न्यूबॉर्न में जो कि ऑपोइड विड्रॉल सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहा है, तो कौन सी ऐसी सस्पिशियसनेस असेसमेंट है जो कि सपोर्ट करेगी इसको? लेथार्जिक एंड कॉन्स्टिपेशन, ग्रंटिंग एंड लो पिच साउंड, क्राई, इरिटेबिलिटी एंड नेजल कंजशन, वाटरी आइज एंड रैपिड रेस्पिरेशन। सो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी को अपोइड विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जो अपोइड टॉक्सिसिटी है वो अफेक्ट करती है न्यूबॉर्न का सीएनएस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है इरिटेबिलिटी एंड नेजल कंजक्शन। इरिटेबिलिटी जस्ट बिकॉज सीएनएस इफेक्ट हो गया है, कंजशन इज रेस्पिरेटरी इफेक्ट हो गया है ड्यू टू अपोइड इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल। तो दिस इज दैट्स वाई उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर अ नर्स टू डू व्हेन अप्रोचिंग अ क्लाइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ओवर एक्टिविटी। अगर कोई क्लाइंट है ओवर एक्टिविटी कर रहा है, सो सबसे ज़्यादा इसेंशियल अप्रोच क्या रहती है नर्स की टुवर्ड द क्लाइंट? यूज़ अ फर्म बट केयरिंग एंड कंसिस्टेंट अप्रोच, एंटिसिपेट एंड फिजिकल कंट्रोल द हाइपर एक्टिविटी, अलाउ द क्लाइंट टू चूज द एक्टिविटीज इन विच टू पार्टिसिपेट, लेट द क्लाइंट नो द स्टाफ विल नॉट टॉलरेट डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। सो जब भी कोई पेशेंट ओवर एक्टिविटी क्रिएट करता है, ये मेंटल हेल्थ से क्वेश्चन है। सो अगर कोई पेशेंट ओवर एक्टिविटी क्रिएट कर रहा है, सो नर्स की क्या अप्रोच रहनी चाहिए इन द मेंटल हेल्थ यूनिट? यूज़ अ फर्म बट केयरिंग एंड कंसिस्टेंट अप्रोच। ये नहीं है कि आप फिजिकल कंट्रोल करो, बिकॉज दिस इज नॉट अ राइट थिंग। दूसरा, अलाउ द क्लाइंट टू चूज एक्टिविटी, नो बिकॉज वो ओवर एक्टिव है, अगर उसको एक्टिविटी चूज करने के लिए आप बोल दोगे तो वो कोई ऐसी वायलेंस वाली एक्टिविटी चूज ना कर ले। फोर्थ वन इज कि लेट द क्लाइंट नो द स्टाफ विल टॉलरेट, नो यू विल नॉट टॉलरेट, बिकॉज हमें उसका यही बिहेवियर को सही करना है, सो हम ये चीज़ें उसकी टॉलरेट नहीं करेंगे। वंस यू अलाउ द पर्सन टू डू एंड यू विल टॉलरेट द थिंग, देन क्या हो जाएगा, वो पेशेंट उस चीज़ का हैप्चुअल हो जाएगा और वो उस कंडीशन से बाहर नहीं आ पाएगा। सो उसको एक फर्म सपोर्ट और कंसिस्टेंट अप्रोच से ही तुम ठीक कर सकते हो, और नर्स का ये रिस्पॉन्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन डेवलपिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट इन अ मेनिक फेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? जिसमें डिप्रेशन एंड मेनिया साथ में होता है। बट इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि नर्स क्या प्लान इंक्लूड करेगी जब वो मेनिक एपिसोड में बाइपोलर डिसऑर्डर के में पेशेंट है। सो फोकस द क्लाइंट इंटरेस्ट इन रियलिटी, इनकरेज द क्लाइंट टू टॉक एज मच एज नीडेड, रीडायरेक्ट द क्लाइंट एक्सेस एनर्जी टू कंस्ट्रक्टिव चैनल, परस्यूड द क्लाइंट टू कंप्लीट एनी टास्क दैट हैज़ बीन स्टार्टेड। सो हमने क्या करना है, उस पेशेंट को जो कि मेनिक फेज में है, एनकरेज द क्लाइंट टू टॉक एज मच एज नीडेड। क्यों ऐसे करना है? क्योंकि मेनिक पेशेंट में क्या होता है कि मेनिक फेज से वो सीधा डिप्रेशन फेज में जाता है। सो जब हम उसके मेनी फेज में बात करते हैं, सो उसका डिप्रेशन फेज में जाना, मेनिया वाला पेशेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, इसलिए उसको ज़्यादा उसको सामने से जाके अप्रोच नहीं किया जाता, उसको लिटिल बिट थोड़ा सा दूर से अप्रोच किया जाता है। बट बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिक पेशेंट को अटेंशन नहीं मिलती, तो ही विल गो टू द डिप्रेशन फेज। तो उस फेज से बचने के लिए क्लाइंट को इनकरेज किया जाता है कि वो जितना बात करे उतना ज़्यादा करे जितनी नीडेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What should be included in a plan of care to limit the development of hyperbilirubinemia in the breastfeed unit? अगर किसी ब्रेस्ट फीडिंग यूनिट को हाइपरबिलीरूबिनीमिया है, सो कौन सा प्लान ऑफ केयर जो है हम करेंगे इस यूनिट के लिए? इनकरेज मोर फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 days, इंस्टीट्यूटिंग phototherapy for 30 minutes every 6 hours for 3 days, substituting breastfeeding with formula feeding on a second day, supplementing breastfeeding and glucose water during the first day. सो देखो इसमें क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को हाइपरबिलिरूबिनिया है इन ब्रेस्ट फीड यूनिट, तो उसको हम मोर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 days। क्यों कराते हैं? ताकि उस पेशेंट का जो है यूरिन और मेकोनियम ज़्यादा पास हो, और जितना भी उसका जो वो हाइपरबिलिरूबिनीमिया है वो बाहर निकल जाए, जिससे क्या होता है, फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग से पेशेंट जो है ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे आपको प्लान ऑफ केयर पूछा गया है जो कि लिमिट करेगा, ये नहीं कहा गया जो कि फिनिश कर देगा। ठीक है, सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर फिनिश का होता तो हम उसको और कुछ करते, बट दिस इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस question. Next है, 2 days after being discharged, a new mother calls the clinic stating that she is not sure if her baby is receiving enough breast milk. What information does the nurse need to determine if the infant is being fed adequately?
सो डिस्चार्ज के 2 दिन बाद एक मदर क्लिनिक में कॉल करती है और बोलती है कि उसे पता नहीं चल रहा कि उसका जो बच्चा है वो अच्छे से दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा। तो ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि नर्स मदर से लेगी, जिससे नर्स को पता चलेगा कि बच्चा प्रॉपर फीड कर रहा है। वॉइड 4 टाइम्स बिफोर 2 PM, स्लीप्स हाफ टू 4 आवर्स बिटवीन फीडिंग, हैज़ टू लीज 2 और मोर बावल मूवमेंट इन द डे, नर्स 5 मिनट्स ऑन अ फर्स्ट ब्रेस्ट फीड एंड 10 ऑन द अदर। सो दिस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि नर्स उससे कैसी इन्फॉर्मेशन लेगी जिससे नर्स को पता चलेगा कि वो एडुकेटली ब्रेस्ट फीड कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं और मुझे लगता है कि आपको इनसे काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और अगर नॉलेज मिली है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ऐसी MCQs के PDF चाहिए जिसमें आपको ऐसे ही MCQs मिलेंगे, और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी जाके देख सकते हैं आप, तो 299 वाला पैक आप मेरे से बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसे ही MCQs के PDF आंसर विद रैशनल मिलने वाले हैं, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलने वाले हैं, साथ ही में आपको हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलने वाले हैं, साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलने वाले हैं एम्स के, जो कि आपके प्री के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे विद आंसर की। सो आप ये सब बाय कर सकते हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन 299 रुपीज़ में। कमेंट करके मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, एंड अपना जो लिंक है वो पिन भी कर दूंगी, वहाँ से आके आप मेरे से बाय कर सकते हैं और अपनी नॉर्सेट 5 की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क and give your 101% so that you can attain your seat. So bye and all the best.